So guys, welcome back to Resilience Academy. This is the second lecture of Material Science. And guys, मैंने आपसे पहले ही एक बात बता दी थी कि जब हम मटेरियल साइंस में बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में डाउट आया था कि सर इस दुनिया के जितने भी मटेरियल है वो 7 क्रिस्टल सिस्टम 14 ब्रेविस लैटिस में क्यों मिलते हैं, एक ही क्रिस्टल सिस्टम और एक ही ब्रेविस लैटिस में क्यों नहीं, एक ही में होते हैं, हमारा काम कम हो जाता है, हमें इतना नहीं पढ़ना पड़ता। सो गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अभी अगर मैं इस समय आपसे पूछूं, मान लो आप कुछ 100 लोग लेक्चर को देख रहे हो, अगर आप 100 लोग लेक्चर को देख रहे हो इस समय पे, क्या आप 100 लोग एक जैसे बैठे हो सकता है आप में से कोई ऐसे बैठ के लेक्चर को देख रहा होगा, कोई ऐसे बैठ के देख रहा होगा, कोई लिख भी रहा होगा, नोट्स भी बना रहा होगा, कोई ऐसे भी बैठ के लिख रहा होगा, कोई आराम से लेट के भी देख रहा होगा। एवरी स्टूडेंट मे हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। क्यों है इतनी कॉन्फ़िगरेशन? आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है आप वैसा अपने आप को फील कराते हो। गाइस, उसी तरीके से बैठना पसंद करते हो जैसा आपको लगता है कि कंफर्टेबल रहेंगे। कुछ लोग बेंच पे चौकड़िया बैठ के बेंच पे बैठते हैं, कुछ लोग चेयर पे चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, कुछ लोग आराम से टांगे फैला के बैठ जाते हैं। तो हर एक का अपना बैठने का तरीका, क्यों तरीका नहीं है, वो कंफर्ट लेवल है। बेसिकली जिसको जैसे कंफर्ट लगता है वो वैसे बैठ जाता है। सो गाइस, सेम विद द मटेरियल्स, बिकॉज़ वी आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स। हमारे अंदर नेचर मटेरियल से तो आई। गाइस, हमारे पास तो फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं है, तो सीधा बोलते हैं हमारे कंफर्ट लेवल के हिसाब से। मटेरियल्स के पास तो ऐसा है, होता ही है। माइडियर मटेरियल्स में अगर 2 एटम है तो उसके अंदर 2 न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है। मतलब 2 एटम्स में बहुत सारे अट्रैक्टिव, बहुत सारे रिपल्सिव फोर्सेस है। तो होता है माइडियर, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों की वजह से कुछ ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी होती है। और गाइस, हर कोई अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे एटम है, चाहे मॉलिक्यूल है, बिकॉज़ वी आर मेड अप ऑफ दैम। ये नेचर हमारे अंदर उन्हीं से आया है। इट इज सिमिलर टू दैट, हम हमारे पेरेंट्स जैसे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे जैसे नहीं है, क्योंकि वी आर मेड अप ऑफ आवर पेरेंट्स, है ना। सिमिलरली गाइस, वी आर मेड अप ऑफ मटेरियल, सो जैसा मटेरियल है वैसा ही उनके जैसा है। तो मटेरियल्स का नेचर क्या है माय डियर? जब आप मोल्टन मेटल लेते हो और सॉलिडिफिकेशन को स्टार्ट कराते हो तो हर एटम और मॉलिक्यूल उनका अपना अपना एटॉमिक रेडियस होता है, अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, और कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस, कुछ रिपल्सिव फोर्सेस ये सब होते हैं। तो अपने अपने एटॉमिक साइज के हिसाब से उनको जो फीलिंग कंफर्टेबल लगती है उस हिसाब से वो सॉलिडिफाइड होते हैं। और जब वो अपने कंफर्ट लेवल, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को गेन करने के लिए सॉलिडिफाई होते हैं, तो वो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम, डिफरेंट ब्रेविस लैटिस को ऑप्ट कर लेते हैं। हम तो उसको सिर्फ देख रहे हैं। गाइस, द सब्जेक्ट नेम इज मटेरियल साइंस, वी आर गोइंग टू जस्ट ऑब्जर्व दैट, वी आर नॉट गोइंग टू मेक दैट। ओके, हम देख रहे हैं। न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल लॉ, आप जानते हो, न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ जो दिया, आप बोलते हो, दैट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। उसकी न्यूटन की वजह से वो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, वो तो था ही, न्यूटन ने बताया, इसलिए उनके हिसाब से नाम दिया गया। सो गाइस, बट अगर मोहर की बात करें तो मोहर सर्कल मोहर ने बनाया है। ये फर्क होता है साइंस और टेक्नोलॉजी में। साइंस में चीजें हैं, उन्होंने बस ऑब्जर्व की, बता दी। टेक्नोलॉजी में चीजों को यूज किया, उससे बेटर कुछ बनाने की कोशिश की और आपको दिया। दैट इज समथिंग नोन एज टेक्नोलॉजी। सो गाइस, जैसा मैंने कहा, उनको अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में रहने के लिए जो भी वो स्टेट, जो भी वो सिस्टम, जो भी वो अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑप्ट करते हैं, उसी को माय डियर हम ऑब्जर्व करते हैं। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस लैटिस में इस दुनिया के सारे मटेरियल्स कवर हो जाते हैं। और गाइस, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, 2 एटम जनरली बॉन्ड लेंथ की डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। 2 एटम जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ते हैं, दूर जाते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते हैं। और गाइस, एक ऐसा डिस्टेंस आता है जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं, नेट पोटेंशियल एनर्जी 0, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट होती है, उस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। एंड गाइस, एटम वांट्स टू बी एट बॉन्ड लेंथ। अगर उसे ज्यादा दूर ले जाओगे, पास ले जाओगे, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, और इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया, तो रीजन यही है जो मैंने अभी आपको बताया। सो दिस इज व्हाई they are having 7 crystal system and 14 brevis latices. Okay guys, तो वो 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस लैटिस मैं आपके सामने रख रहा हूं गाइस, और नोट्स में इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी अवेलेबल है। हालांकि कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं चाहिए, ये टेबल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप चाहें तो देख सकते हैं। तो गाइस, पहला सिस्टम है क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये 7 सिस्टम है। इनमें से हमारे काम का सिर्फ क्यूबिक और हेक्सागोनल है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन के जितने भी एलिमेंट है वो इन सब में आते हैं। आप बोल रहे हो बाकी कहां आते हैं? माय डियर, these are coming in medical application, some in civil application, some are in electronics and electrical application. Guys, material science पे हमारा एक अधिकार थोड़ी है। Material science is an interdisciplinary approach. What is interdisciplinary? Open to all, सभी डिसिप्लिन्स के लोगों को मटेरियल साइंस पढ़नी होती है। डॉक्टर्स पढ़ते हैं, सिविल वाले पढ़ते हैं, ईसी वाले पढ़ते हैं, डब्ल्यू वाले पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं।
सो इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी। हम क्या पढ़ेंगे, हम ये दोनों पढ़ेंगे बस, क्यूबिक और हेक्सागोनल, क्योंकि टेक्निकल पार्ट का मटेरियल साइंस है। ईएससी वाले में हम और भी काफी चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी ऐड हो जाता है, कि फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो सब भी आता है। यहाँ पर गाइस हमारा कंसर्न रहता है हेक्सागोनल और क्यूबिक, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मोर देन 98% एप्लीकेशंस आर कवर्ड बाय दीस टू ओनली, तो हम इसलिए इन दो को ही पढ़ते हैं। अब आप देखो ये 7 सिस्टम है, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, एबीसी, लैटिस पैरामीटर, अल्फा, बीटा, गामा, इंटरएक्सियल एंगल्स। तो इसके हिसाब से 7 सिस्टम है, और 7 सिस्टम की 7 तरह की यूनिट सेल है, जो नोट्स में आपको बना के दिखाई गई है। अब ये बना के मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है भाई, ये आपको एबीसी और अल्फा, बीटा, गामा दे दिया, इसको देख करके मैं ज्योमेट्री बनाऊंगा। ज्योमेट्री क्लास थोड़ी चल रही है, नॉट एन ईडी क्लास ना, कि मैं आपको ड्राइंग बना के दिखा रहा हूं, ऐसे बनता है क्यूब, ऐसा बनता है रोम्बस, नो। ओके, और ना ही आपको जानने की जरूरत है, फिर भी कुछ लोगों की इच्छा होती है नहीं सर मुझे तो देखना है, तो उनके लिए दे रहा हूं। 7 सिस्टम, 14 ब्रेविस लैटिस। 14 ब्रेविस लैटिस कौन सा, देखो 4 ही तरह की अरेंजमेंट होती है। सिंपल, इसमें 8 कॉर्नर एटम होते हैं। फिर होती है फेस सेंटर्ड, जिसमें 8 कॉर्नर एटम प्लस 6 फेस सेंटर एटम होते हैं। फिर बॉडी सेंटर, जिसमें 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं और 1 बॉडी सेंटर है। तो नेक्स्ट इज एंड सेंटर, इसके अंदर 8 कॉर्नर एटम्स और कोई 2 फेस पे, 2 अपोजिट फेस पे एटम्स होते हैं। हेक्सागोनल इज समहाउ सेपरेट, इसको हम अलग से देखने वाले हैं। दिस इज वी आर गोइंग टू डील विद सेपरेटली, दे आर सेपरेट। सो गाइस, इस हिसाब से अगर क्यूबिक की बात करें तो उसमें सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, बॉडी सेंटर मिलती है, फेस सेंटर मिलती है। तो ये 3 ब्रेविस लैटिस हो गए, यहां पर 2 हो गए इसके, सिंपल टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। 5 4 ये सिंपल ऑर्थोनोमिक, बॉडी सेंटर ऑर्थोनोमिक, फेस सेंटर ऑर्थोनोमिक, एंड सेंटर ऑर्थोनोमिक। देन सिंपल रोम्बोहेड्रल। हेक्सागोनल इज सिंपल हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, सिंपल मोनोक्लिनिक, एंड सेंटर मोनोक्लिनिक, एंड सिंपल ट्राइक्लिनिक। तो काउंट करो, 3 + 2 5 और 4 9 1 10 11 12 13 14। तो ये 14 ब्रेविस लैटिस है जो सारे मटेरियल्स को कवर करते हैं अलोंग विद द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स गाइस। तो आप देख सकते हो हमारी दोनों एप्लीकेशन में यहाँ पे सिंपल है या सिंपल फेस और बॉडी सेंटर, इसलिए आपने कभी एंड सेंटर देखा ही नहीं। दैट्स व्हाई आपने कभी देखा नहीं, जब नहीं देखा अभी नहीं देखेंगे। कोई है ही नहीं हमारे सिलेबस में, हम क्यों पढ़े ऐसे मटेरियल्स कि वो पढ़ेंगे जिनके सिलेबस में एंड सेंटर होते हैं। हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना सिर्फ सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और हेक्सागोनल, ये 4 चीजें। इसमें भी सिंपल किसी काम का खास है नहीं, सिंपल में बहुत ज्यादा है नहीं। मेन जो डिस्कशन चलेगा वो बीसीसी और एफसीसी का ही चलने वाला है गाइस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, और एचसीपी को अलग से देख लेंगे सारी चीजें। और हम वो डिस्कशन शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस को जान लेना जरूरी है, तो हम देखेंगे। तो जैसे मैंने बोर्ड लेंथ का आपको बताया, और आप देखो ये रूल हमारी जिंदगी में भी लगता है। जब हमारे पास वाले लोग हमें पसंद नहीं होते, दूर वाले पसंद होते हैं। मैंने कहा ना, जब 2 चीजें पास आती है रिपल्शन बढ़ता है, दूर जाती है अट्रैक्शन बढ़ता है। दूर वाले लोग कैसे भी हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमारे पास नहीं, जब पास आते हैं तो वो भी खराब लगने लगते हैं। गाइस, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द मटेरियल, व्हाटएवर द नेचर वी आर हैविंग बाय आवरसेल्फ, एंड इट इज बिकॉज़ ऑफ मटेरियल। मैंने शो में भी आपको एक बात बताई थी कि मटेरियल हमेशा रेजिस्ट करता है, और हम भी अगर हमें कुछ नहीं सिखाया जाए तो ये हमारा अपना नेचर है कि हम रेजिस्ट ही करेंगे। कोई आपको आके छेड़े, आप बहुत छोटे से बच्चे को, मैंने आपको बोला था, एग्जांपल दिया था, आप छेड़ो, जिसको कुछ नहीं सिखाएगा, अभी पेरेंट्स से बातचीत भी नहीं शुरू हुई, बहुत ज्यादा बोलता भी नहीं ढंग से, उसको आप छेड़ोगे वो आपको रेजिस्ट करेगा, थप्पड़ मारोगे वो सामने थप्पड़ मारेगा, he will hit you, try to hit you। उसको कुछ सिखाया नहीं गया गाइस, ये इनहेरेंट है कि रेजिस्ट करना है। बट गाइस, जैसे गांधी जी ने सिखाया कि कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे करो, ये मटेरियल का नेचर नहीं है, तो इसलिए वो हमारा भी नेचर नहीं है, उसके लिए सिखाना पड़ा। तो गाइस, we are made up of material, studying material science, studying yourself। Okay guys, so let's start the discussion over some basic definitions like unit cell, primitive cell, okay, all those things let us discuss। So guys, अब कुछ basic definition देखेंगे। सबसे पहली definition आती है unit cell। unit cell माइंड में जैसे आपने बनाया था एक, you have made in this way, मैंने कहा कि ये 8 कॉर्नर एटम इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो गाइस, यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स है। इट इज दैट स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम व्हिच इफ रिपीटेड इन 3 डायमेंशंस, which if repeated in all the 3 crystallographic axes for infinite number of times, we will be getting crystal lattice।
अगर ये वो छोटे से छोटा ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसको मैं 3 डायमेंशंस के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर दूं तो मुझे क्रिस्टल लैटिस मिल जाए। क्रिस्टल लैटिस मतलब कंप्लीट मटेरियल। क्रिस्टल लैटिस होता क्या है गाइस? क्रिस्टल लैटिस इज बेसिकली 3D नेटवर्क ऑफ लाइंस। As I am saying that this is the unit cell, let us say if you are going to make in 3 dimensions like this, okay, I am making a small one, okay, okay, if you can feel that I tried to make it in 3D, one this direction, one is this direction and one is this direction, x y z, okay guys। so इसको अगर आप इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर दो, इस स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम को इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर दो तो जो 3D नेटवर्क ऑफ लाइंस बन रहा है इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। एंड क्रिस्टल लैटिस इज वेरी जायंट इन साइज, इट इज वेरी जायंट इन साइज और ये आपके पूरे मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस दिस इज यूनिट सेल, इसको 3 डायमेंशन में इनफाइनाइट पर रिपीट कर दो तो जो मिलेगा क्रिस्टल लैटिस। गाइस क्रिस्टल लैटिस में सिर्फ लाइनें ही लाइनें दिखती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये कोई रियल पिक्चर नहीं है मटेरियल का। मटेरियल में क्या है? एटम्स, लाइनें थोड़ी है। फिर लाइनें कहां से आई? गाइस लाइनें हमने बनाई है। असली में अगर आप फील करना चाहते हो तो मटेरियल में तो ऐसे एटम्स होंगे, ये एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, इनके पीछे एटम, इनके आगे एटम, इनके ऊपर एटम, इनके दाएं एटम, इनके बाएं एटम, इनके नीचे एटम, everywhere atom ही atom. But guys, whatever these atoms are there, we cannot analyze them. So for analyzing them, we have joined their centers like this. And in place of showing these atoms, we are showing this 3D network of lines only, guys. And this 3D network of lines is known as crystal lattice. This is said to be crystal lattice. Okay, so guys, ये reality है, ये हम बनाते हैं एनालिसिस को आसान करने के लिए और ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। ओके, कि हम यूनिट सेल में छोटे छोटे एटम्स दिखाते हैं। असली में ऐसे थोड़ी होते हैं एटम, असली में तो एटम से कनेक्शन में होते हैं, ये वॉइड होता है। असली में एटम से टचिंग होते हैं। ये रियल केस थोड़ी, रियल केस ये है। रियल केस में एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। ओके, तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं। तो ये क्रिस्टल लैटिस, ये यूनिट सेल और ये है रियलिटी। अब मैं रियलिटी को 3D में नहीं बना सकता। कैसे एटम्स के पीछे एटम बनाऊं, कैसे एटम, क्योंकि एटम स्फीयर है, मैं सर्कल बना रहा हूं 2D में। हाउ कैन आई मेक स्फीयर? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, आई कैन नॉट शो। इज इट ओके और नॉट? यस गाइस, डेफिनेटली। So guys, next here if you are going to see the third thing, it is first unit cell, second crystal lattice, third is said to be point lattice. Point lattice or space lattice. Guys, 3 dimension array, 3 dimension जो हमने बनाया 3 dimension network of lines, उसको बनाने के बजाय अगर मैं सिर्फ इन छोटे छोटे एटम्स को दिखा दूं, like I am showing this one atom, second atom, third atom, fourth atom, fifth atom, sixth atom, seventh atom, eighth atom, क्या ये रियल व्यू है? बिल्कुल नहीं। रियल व्यू ये है। अब इनको आप सिर्फ, जैसे ये जो व्यू आपने दिखाया इसमें सिर्फ सर्कल दिखाओ, लाइनें नहीं दिखाओ, तो इसको बोलते हैं इट इज पॉइंट lattice और स्पेस lattice, जिसमें एटम्स को हम पॉइंट्स की फॉर्म में दिखा देते हैं। Guys, this is the reality only. This is also reality when it is going to be made in 3D, तब ये reality है। ये सब बताने और दिखाने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। This is guys known as point lattice or space lattice. Next is guys primitive cell. एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को प्रिमिटिव सेल बोलते हैं। What is simple cubic unit cell? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है जिसके 8 कॉर्नर पे एटम्स हो, और इसी को बोलते हैं क्या? प्रिमिटिव सेल। नेक्स्ट इज गाइस लैटिस पैरामीटर। This is lattice parameter. Okay, this is lattice parameter. The distance between two atoms, two centers of two atoms, this is lattice parameter. Okay guys, these are the basic definitions.
और ये सारी डेफिनेशंस हमें यूज होंगी आगे। और अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे यूनिट सेल बताती क्या है। लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। सो वेलकम बैक गाइस। चलिए अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम देखने वाले हैं वो है A to R रेशियो। तो यहां पे A जो है वो लैटिस पैरामीटर है और R जो है वो एटॉमिक रेडियस है। So guys, let us make it. I am going to make a simple cubic structure. सबसे पहले simple cubic में ही देखेंगे और we are going to make this simple cubic का मतलब होता है 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम का होना। तो इस कॉर्नर पे, 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 ये 8 कॉर्नर एटम्स है। एंड गाइस जैसा मैंने कहा जो है असली में वो दिख नहीं रहा और जो दिख रहा है वो है नहीं। असली में अगर आप देखना चाहोगे तो रियल कंडीशन तो ये है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ रियल कंडीशन ऑफ ABCD। सो ABCD में एक ही एटम होगा लाइक दिस। अब मैं 2D में बना रहा हूँ, हालांकि एटम तो 3D स्फीयर है लाइक दिस, लाइक दिस। सो गाइस दिस इज द कंडीशन विद ABCD। ओके गाइस, इज इट ओके फॉर यू? यस। और इसी तरीके से EFGH को देखोगे तो वो भी ऐसा ही दिखने वाला है। तो किसी भी एटम को अगर आप देख रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो दो एटम्स हैं इन दोनों के बीच का जो गैप है ये 2R है, क्योंकि दोनों एटम आपस में टच में है। A to R रेशियो के लिए हमें ऐसे एटम्स को पकड़ना होता है जो कांटेक्ट में है। जो कांटेक्ट में है तो 2R डिस्टेंस है और ये जो ये लैटिस पैरामीटर A भी तो है ये क्यूबिक सेल में। तो गाइस A to R रेशियो आपके पास आ गया A बराबर 2R। एग्जाम्पल अगर सिंपल क्यूबिक का कुछ चाहिए तो पोलोनियम इज एन एग्जाम्पल। पोलोनियम इज अ मटेरियल which is having simple cubic structure। गाइस सिंपल क्यूबिक हमारी एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा नहीं है, हमारी एप्लीकेशन में ज्यादा BCC, FCC और HCP है और उसमें भी मेजर जो हमें स्टडी करना है वो BCC और FCC को ही करना है। सो गाइस पोलोनियम इज द एग्जांपल। और अगर आप इसमें थोड़ा सा फील करना चाहते हो तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये एटम है, आपने देख लिया अब ये एटम इन तीनों के सॉरी इन दोनों के कांटेक्ट, इसमें भी कांटेक्ट में, सेम कांटेक्ट में है। ऑब्वियसली गाइस ये वाला जो एटम है इसके आगे वाले एटम और उसके पीछे वाले एटम के भी कांटेक्ट में होगा, है ना, ऑब्वियसली। और इसके ऊपर वाले कांटेक्ट में भी होगा, इसके ऊपर, इसके आगे और इसके पीछे और इसके आगे। मतलब एक एटम लगभग 6 एटम्स के कांटेक्ट। फील करना जरा, जो A पे एटम है या E वाला जो एटम है, E वाला एटम इसके कांटेक्ट में F वाले के, E वाला एटम इज इन कांटेक्ट विद F वाला एटम, E वाला एटम इज इन कांटेक्ट विद A वाला एटम, E वाला एटम इज इन कांटेक्ट विद H वाला एटम। अब जो F है उसके अपोजिट में F डैश होगा, मतलब उस डायरेक्शन में आगे जाके। A के अपोजिट में, A के अपोजिट मतलब इसके पीछे जाएगा तो वहां भी एक एटम होगा, दैट इज A डैश ले लेते हैं। और H के अपोजिट में मतलब ऊपर भी एक एटम होगा, H डैश। सो ये एक एटम 1 2 3 4 5 6 एटम्स के साथ कांटेक्ट में होगा। अब ये D जो है B के कांटेक्ट में नहीं है, A B के कांटेक्ट में है, A D के कांटेक्ट में है, पर B और A और C आपस में कांटेक्ट में नहीं है। So guys, this is the structure and this is said to be void. तो ये सिंपल क्यूबिक है। डोंट वरी गाइस, मटेरियल साइंस में मैं आपको ठीक है क्लास में पहले जो ऑन बोर्ड टीचिंग है वो तो करूंगा क्योंकि मजा हमें बोर्ड पे ही आता है, पीपीटीज में नहीं आता। पर पढ़ाने के बाद जब जैसे 3 या 4 लेक्चर के बाद मैं आपको ये सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी इनके एनिमेशंस भी दिखाऊंगा, तो आपको एक फील होगी असली में हो क्या रहा है। समझ रहे हो? वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, वो दिखाऊंगा। बट ये पढ़ाने के बाद इसमें कोई इफेक्ट नहीं। क्लासरूम टीचिंग विल गो एज इट इज, जो होता है वो एक्स्ट्रा रहेगा आपको फील दिलाने के लिए। ओके गाइस, सो डेफिनेटली देखो मैं आपको ये जरूर कह रहा हूँ, मे बी आपको थोड़ा इनकन्वीनियंट ये हो सकता है कि हो रहा हो कि जैसे कोर्स जब पब्लिश होता है मे बी 2-4 दिन, 6 दिन, 7 दिन लेट होता है, बट गाइस कंटेंट वाइज आई एम टेकिंग गारंटी
यू विल नॉट बी हैविंग इवन 1% का प्रॉब्लम। और जितना भी आप पढ़ोगे उतना कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये मेरा प्रॉमिस है, पेपर कोई भी देना इस सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेकंड, बीसीसी स्ट्रक्चर। सो गाइस इट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के बाद बीसीसी। गाइस जब हम बीसीसी की बात कर रहे हैं तो बीसीसी में क्या वो भी देख लेते हैं जरा। आठ कॉर्नर एटम, यहां पर 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 और यहां पर। गाइस एक होगा बॉडी सेंटर एटम लाइक दिस। तो डियर जैसा मैंने आपको बोला एबीसीडी भी दिखने में ऐसा है, पहले यहां भी ऐसा ही था सी। जब एबीसीडी को देखते थे तो अगर ये बीच वाले बॉडी सेंटर को डाल तो सिंपल क्यूबिक बन गया। एबीसीडी भी ऐसा ही है। और अगर मैं आपसे पूछूं ईएफजीएच तो ईएफजीएच भी इस सिंपल क्यूबिक में ऐसा ही आपको फील होगा, कुछ अलग थोड़ा ना है। ईएफजीएच इज आल्सो द सेम। ओके गाइस, तो ऑब्वियस सी बात है जैसा मैंने कहा ए वाले एटम ई वाले के कांटेक्ट में होगा, बी वाले के कांटेक्ट में होगा, डी वाले के कांटेक्ट में होगा, आगे वाले में होगा, इससे आगे वाले में होगा। मतलब ये एटम या 6 के कांटेक्ट में था। तो गाइस ये आपस में सब मिलजुल के रह रहे थे। बीच में इनके अब एक रेड वाला एटम आ गया। ये सारे आपस में कांटेक्ट में थे, आठों के आठों कॉर्नर एटम्स। जैसे बीच में एक एटम आया, ये सारों आठों के आठों अलग नहीं हो जाएंगे क्या? ऑब्वियसली। जैसे एटम के पीछे एटम था, जैसे एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, फिर 4 नीचे ऐसे। अब ये चारों आठों आपस में कनेक्ट में है। मैं नहीं कह रहा इंडिविजुअली आठों के आठों, पर आठों आपस में ऐसे जुड़े हुए ना। अब ये आपस जुड़े हुए थे, बीच में जैसे एटम है आठों अलग अलग हो जाएंगे। सो गाइस इस बार जब आप स्ट्रक्चर देख रहे होगे बॉडी सेंटर क्यूबिक की जब मैं बात कर रहा हूं, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक में जब ये एटम बीच में आएगा तो अब अगर आप यहाँ पे मेरे से बोलो कि सर एबीसीडी का थोड़ा सा फील कराओ कि एबीसीडी कैसा दिख रहा होगा, तो गाइस अब एबीसीडी को अगर आप देखोगे तो ये एटम्स कांटेक्ट में नहीं होंगे, क्योंकि जो उनके बॉडी सेंटर के बीच, क्योंकि एटम स्फीयर है, मैं 2D में दिखा रहा हूँ। अब जब बीच में वो बॉडी सेंटर वाला एटम आया होगा तो ऑब्वियसली ये चारों एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए होंगे, क्योंकि बीच में जब एटम आएगा तो आठों एटम ऐसे दूर दूर होंगे ना, लाइक दैट। तो ऑब्वियसली मैं इसको यहाँ नहीं, क्योंकि बॉडी सेंटर एटम तो बीच में है, बट ऑब्वियसली उसके कारण ये सब अब उतने मतलब क्लोज नहीं रहेंगे, कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, इनका कांटेक्ट छूट जाएगा। तो अब अगर मुझे A/R रेशियो लेना है तो मैं इन चारों एटम में से इन दो एटम को अगर ले लिया मैंने तो ये डिस्टेंस तो मुझे पता ही नहीं है। तो इसलिए A/R रेशियो में निकालने के लिए हम कौन सा एटम लेते हैं? देखो ये रेड वाला एटम आया है उन आठों एटम्स के बीच में, तो ये बीच वाला एटम उन आठों के कांटेक्ट में होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो जब आठों के बीच में आया तो आठों के कांटेक्ट में उसने होना ही होना है। ये रेड वाला एटम इसके सबके कांटेक्ट में होगा, क्योंकि सबके बीच में आया ना, तभी तो उसने सभी को अलग कर दिया। मतलब आप ऐसे समझो जैसे अगर आप यहाँ फील कर पा रहे हो तो आई एम शोइंग यू दैट कि आप ऐसे फील करो, दीज आर, इसको इनिशियल मान लो, ये एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, ऐसे इनके पीछे एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम। अब इनके बीच में अगर ये रेड वाला आएगा तो इन सबको तो अलग होना पड़ जाएगा भाई। अगर ये रेड वाला इनके बीच में आ गया तो लाइक दिस, आर यू गेटिंग इट? तो रेड वाला अगर बीच में आया तो इन सबको तो अलग होना पड़ जाएगा, सबको अलग कर देगा ना रेड वाला, लाइक दिस, इफ यू आर कैपेबल ऑफ रीडिंग। एंड डोंट वरी, नहीं दिख रहा तो आपको मैं दिखाऊंगा पीपीटी के ऊपर, मतलब एनिमेशन के ऊपर, तो और ज्यादा क्लियर होगा। सो गाइस जब ये रेड वाला एटम आया तो मतलब रेड वाला सबके कांटेक्ट में है। तो आप अगर ऐसे फील करो कि ये कमरा है तो ऑब्वियस सी बात है रेड वाला अगर सबके कांटेक्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इसको और इस वाले एटम को मिला दूं, मतलब ई वाले को सी वाले से मिला दूं तो ये डायगोनल बनेगा। तो इस डायगोनल के ऊपर ये तीनों एटम, ये तीनों, अगर आप इस ईसी को देखना चाहते हो, ईसी को, तो एक एटम होगा ये कॉर्नर एटम, दूसरा एटम होगा बॉडी सेंटर एटम, और तीसरा एटम होगा एक और कॉर्नर एटम। क्योंकि ये बीच वाला सबके बीच में आ गया ना, तो आप कोई भी ऐसे डायगोनल पकड़ लो, कल को आप FD भी ले सकते हो, AG भी ले सकते हो, कल को आप BH भी ले सकते हो, इनमें से कोई भी डायगोनल ले लो। कुछ लोग सोच रहे हो सर ये नहीं ले सकते क्योंकि बीच में कॉन्टेक्ट ही नहीं है ना, इसलिए कॉन्टेक्ट में होगा, क्योंकि बीच का डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे बता देंगे। अब देखो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, और अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो कितना आसान है जानना। देखो ये वाली चीज है A, ये वाली चीज भी है A,
तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी √2a, ये √2a और ये a, तो ये कितनी हो जाएगी √3a। तो डियर ये डिस्टेंस जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये √3a डिस्टेंस है। और रेडियस वाइज देखो तो r, 2r और r, तो 4r बराबर √3a, a बराबर 4/√3r। गाइस अब तक आप जब पढ़ते थे ना अपने स्कूल में कॉलेज में, आप ये निकालते जरूर थे, आपको ये कभी नहीं बताया गया कि क्यों निकालते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा, a to r कैरेक्टरिस्टिक पूरा होगा तो मैं आपको बताऊंगा a to r हम निकालते क्यों है। क्यों टाइम पास थोड़ी चल रहा है यहाँ पे कि चलो बैठे खाली निकाल लेते हैं, जो नहीं, जरूरत है इसलिए निकालते हैं। गाइस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट a to r रेशियो, तो बॉडी सेंटर वाला मैं यहाँ दिखा रहा है क्योंकि वो बॉडी सेंटर वाला बीच में है ना बॉडी की, इसलिए इस पे यहाँ नहीं दिखाया मैंने क्योंकि फेस पे नहीं है। अब मैंने दिखाया यहाँ पे ABCD आपको, तो यू शैल फील लाइक दैट, ओके। पर अगर आप मुझसे कहो कि सर एक स्पेशल डायग्राम हम यहाँ पे फील करना चाहते हैं, अगर आप हमें किसी तरीके से ये वाला डायग्राम फील करा दो, तो गाइस डेफिनेटली मैं करा सकता हूँ। कौन सा डायग्राम? BCHE। जब आप BCHE को देखोगे तो वो कैसा दिखेगा? आई एम शोइंग यू दैट। गाइस एक बॉडी सेंटर है ना उसके अंदर, ये कॉर्नर आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये 4 कॉर्नर, और ये बनेगा एक बॉडी सेंटर। हो सकता है स्फीयर नहीं दिख रहा हो, बिल्कुल नहीं दिख रहा हो, कोई दिक्कत। ये बॉडी सेंटर, ये कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर। ओके गाइस, सो ये वो प्लेन है जो आपने मुझसे कहा, मैंने आपको दिखा दिया। कौन से वाला? EBCH, और इसी के डायगोनल को मैंने लिया है। This is basically EC is selected. These C are showing the corner atom. I am removing this C. Okay guys, hope you are getting now. It should be clear. अब guys BCC एलिमेंट अगर आपको जानने हैं तो सबसे पहले आयरन BCC होता है, बस एक रेंज हटा दो, 910 से 1450 डिग्री सेल्सियस के आयरन को छोड़ दो तो आयरन इज BCC गाइस। Iron is BCC except in this range. Dear tungsten, vanadium, chromium, these all the atoms are BCC, body center unit. Tungsten, vanadium, chromium, molybdenum, yes. Okay, all these materials. So tungsten, vanadium, chromium, all these are BCC. Yes, BCC elements. So guys, as we were having the discussion over BCC element, और मैंने लिखा था, मैंने आपको बताया था आयरन को अगर हम छोड़ दें 910 से 1450 डिग्री सेल्सियस में तो वो BCC होता है। वैनेडियम, टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, they all are basically BCC elements. And guys, जब BCC elements को देखा जाता है तो BCC elements are found to be hard and brittle. BCC elements are found to be hard and brittle. Guys, जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो देखो कहीं भी बस इतना ही पढ़ाया जाता है कि BCC elements are found to be hard and brittle, पाए जाते हैं। बट गाइस इस पूरे चैप्टर में मैं आपको इस बात का रीजन भी दूंगा कि ऐसा क्यों पाए जाते हैं। थोड़ा सा साहस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, चैप्टर बहुत बड़ा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और इस चैप्टर के अंत तक आप खुद जान जाओगे कि BCC एलिमेंट ऐसे क्यों होते हैं। एक आपको डाउट आ रहा होगा कि सर ये क्या लिखा है आपने, इसका क्या मतलब है? डियर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करते हैं। ऐसे एलिमेंट जो डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को एलोट्रोपिक कहा जाता है। This property of having more than one crystal structure at different temperature and pressure is said to be allotropy, and that's why iron is said to be allotropic iron. Guys, iron periodic table का एक ऐसा एलिमेंट है जो कई बार अपनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलता है और इकलौता एलिमेंट है जो इतने सारे चेंजेस दिखाता है, इसलिए इसको पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट डेमोक्रेटिक एलिमेंट भी कहा जाता है, अपनी मनमर्जी से काम करने वाला। डेमोक्रेटिक एज वेल एज इज सेड टू बी द नोटिएस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आयरन की इसी नेचर की वजह से ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 98% एप्लीकेशन को माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन के रूप में कवर करता है।
सो गाइस सब कुछ देखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है। आपकी फीलिंग्स जहां तक जाती हैं इस सब्जेक्ट के लिए, कहीं ऊपर है उससे सब्जेक्ट, एंड यू आर गोइंग टू बी इन लव विद दिस सब्जेक्ट, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू गाइस। बहुत डिटेल में देखने वाले हैं हम, देखेंगे ये ऐसे क्यों पाए जाते हैं। गाइस बात यही खत्म नहीं होती है। BCC एलिमेंट्स आर फाउंड टू बी हार्ड एंड ब्रिटल, और जो जैसा होता है अपने नेचर को साथ लेके चलता है ना। अगर आपका नेचर बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली बात है आप उसको अपने साथ लेके जाओगे। अगर आपका नेचर बहुत खराब है तो उसको लेके साथ जाओगे। आपको गुस्सा बहुत आता है तो जहां जाओगे वहां गुस्सा दिखाओगे। आपको गुस्सा नहीं आता है, बहुत शांत रहते हो, तो जहां जाओगे शांति फैलाओगे। जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज है उन्हीं को तो फैलाओगे। तो ये मटेरियल जहां जहां जाएंगे जो है उसको साथ लेके तो जाएंगे। सो गाइस BCC एलिमेंट्स आर कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट। कार्बन को देख के ना कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को, ये हर एक की कोई ना कोई कमजोरी होती है। इनकी कमजोरी कार्बन है, जहां कार्बन दिया देखा लपक लिया। और आपको पता है कि हम स्टील में डील करेंगे या कास्ट आयरन में, दोनों में कार्बन होता है। सो गाइस होता ये है, जैसे साइड में आपकी कास्टिंग चल रही है, साइड में आपकी कास्टिंग चल रही है, ये आपके पास एक मोल्टन मेटल है किसी भी मटेरियल का, दिस इज मोल्टन मेटल गाइस। और इस मोल्टन मेटल में आपने डाल दिए हैं BCC एलिमेंट्स, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, लाइक दैट। और गाइस जब आपने डाल दिए तो ये सब कार्बाइड फॉर्मिंग है, तो भाई टंगस्टन बना देगा कार्बाइड, क्रोमियम भी बना देगा कार्बाइड, वेनेडियम भी बना देगा कार्बाइड, दे ऑल विल मेक कार्बाइड्स। And guys, when they will be making carbides, I would like to tell you that carbides are very hard phases, very hard phases। तो जब मोल्टन मेटल होती है और मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होना शुरू करती है, इसको मैं बता दूं, आपने बर्फ जमते जब देखी है, जब भी आप बर्फ जमने रखते हो तो बर्फ जब जमती है तो जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर होता है ना, वहीं से सॉलिडिफिकेशन फ्रंट शुरू होता है। इसलिए कई बार जब बर्फ पूरी नहीं जम पाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से, आप देखोगे तो बीच में पानी होगा, साइडों में जमी होगी, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन फ्रंट निकलते हैं वॉल से, क्योंकि वॉल ठंडी होती है, मोल्टन मेटल गर्म होता है। तो यहाँ भी यहाँ से मोल्टन मेटल से वॉल से फ्रंट निकलने शुरू होंगे। पर गाइस जब ये फ्रंट अपने आप को विस्तार करेंगे, जहां ये हार्ड फेजेस आ गई रास्ते में, गाइस ये और आगे विस्तार नहीं कर पाएंगे। हार्ड फेजेस इस सॉलिडिफिकेशन फ्रंट को यहीं की यहीं रोक देंगी। जहां जहां ये हार्ड फेजेस मिलेंगी वहां वहां सॉलिडिफिकेशन फ्रंट को रोकेगी। गाइस सोचो अगर ये नहीं होती तो ये सॉलिडिफिकेशन फ्रंट सेंटर तक जाता, ये सॉलिडिफिकेशन फ्रंट सेंटर तक जाता। सॉलिडिफिकेशन फ्रंट जब जाता सेंटर तक, तो गाइस जब आप देखते अगर ये स्ट्रक्चर बिना कार्बाइड्स के बनता तो बड़े बड़े सॉलिडिफिकेशन फ्रंट होते। सॉलिडिफाई होने के बाद इनको ग्रेन बोला जाता है, क्योंकि जब मैं इनको बोल रहा हूं सॉलिडिफिकेशन फ्रंट, इसका मतलब इस डायरेक्शन में क्रिस्टल ने सॉलिडिफाई होना शुरू कर दिया, यहाँ इस डायरेक्शन में क्रिस्टल ने सॉलिडिफाई होना शुरू कर दिया। तो एक अब ये जब बड़े हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तो इनको ग्रेन बोलते हैं। सो गाइस दिस इज ग्रेन 1, ग्रेन 2, ग्रेन 3, ग्रेन 4। मैं कम दिखा रहा हूं, ऑब्वियसली इससे कहीं ज्यादा होती है भैया। पर ये कार्बाइड फेजेस आ गई, तो कार्बाइड फेजेस गाइस इसी सेम रीजन में, क्योंकि बार बार ये ग्रेन्स को रोकेंगी बनने से, क्योंकि जहां जहां आएंगी रास्ते में वहां सॉलिडिफिकेशन फ्रंट को रोक देगी, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स सेम रीजन में बहुत सारी हो जाएंगी। सो गाइस अगर सेम रीजन में यहाँ 4 ग्रेन बनी और सेम रीजन में यहाँ पे, वैसे 4 बहुत छोटा नंबर है, 4 लाख 4 करोड़ होती है, यहाँ 4 ग्रेन बनी और यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रेन बनी। तो गाइस आपको नहीं लगता सेम रीजन में अगर नंबर ऑफ ग्रेन्स बड़ी है तो ग्रेन का डायमीटर और साइज छोटा हो गया होगा। तो गाइस इनको बोलते हैं कोर्स ग्रेन और इसको बोलते हैं फाइन ग्रेन। सो डियर आई विल बी सेइंग यू दैट BCC elements are said to be grain size refiners। भाई जिसने कोर्स को फाइन बना दिया, जिसने कोर्स को फाइन बना दिया, they are said to be grain size refiners। They just refine the grain size। कैसे? कार्बाइड फेजेस और हार्ड फेजेस। एंड गाइस एक और बात, जब ये कार्बाइड फेजेस बनाते हैं तो जो टंगस्टन का कार्बाइड होता है वो आपके मटेरियल का वियर रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, प्रॉपर्टी है ना उसकी। जो क्रोमियम का कार्बाइड होता है वो आपका कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। और गाइस जो वेनेडियम का कार्बाइड होता है वो आपका फटीग रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। अब फटीग आप एमडी में पढ़ते हो, कोरोजन केमिस्ट्री में पढ़ते हो, वियर मेटल कटिंग में पढ़ते हो।
तो डियर ये तीनों प्रॉपर्टीज का इंप्रूवमेंट होता है बीसीसी एलिमेंट को इंटेंशनली ऐड किया जाता है एफसीसी एलिमेंट्स के अंदर ताकि वो इन प्रॉपर्टीज को लेके जाए, बट बहुत थोड़े अमाउंट में। ज्यादा कर दिया तो फिर ये ब्रिटल भी है, हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल किसी काम के नहीं, ब्रिटल मतलब ग्लास गिरे और टूट गए। हार्डनेस अच्छी चीज है, ब्रिटलनेस अच्छी चीज नहीं है। हार्डनेस कब अच्छी चीज है? कटिंग टूल बनाना हार्डनेस बहुत अच्छी चीज है, जरूरत है, ब्रिटलनेस नहीं चाहिए। साथ में जाते हैं, क्या करें? सो गाइस कार्बाइड फेजेस बनती है बीसीसी एलिमेंट्स के ऐड करने पर। इसीलिए बीसीसी एलिमेंट को जब हम ऐड करते हैं तो दे इंटेंशनली ऐड किए जाते हैं प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। तो डोंट ट्रीट देम एज इम्प्योरिटी नाउ व्हेन वी आर एडिंग फॉर दिस पर्पस। और आपको आगे चल के पता लगेगा कि कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन में नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब आप कोर्स से फाइन बन रहा है तो हार्डनेस तो ये लेके आई है, स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देते हैं। दैट्स व्हाई बीसीसी एलिमेंट्स आर सेड टू बी ग्रेन साइज रिफाइनर्स। डियर मटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का सबसे पहला तरीका होता है उसमें बीसीसी एलिमेंट ऐड कर दो, दे विल इंप्रूव रिफाइन द ग्रेन साइज एंड गाइस बाय दैट द स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। कैसे बढ़ती है वो अभी जानना बाकी है, वो भी बहुत जल्दबाजी होगी उस पे बात करना, तो उस पे बात करेंगे गाइस इस लेक्चर में। तो आपको ये फील करना है कि किस लेवल पे मटेरियल साइंस आपकी जाने वाली। These lectures are to make you feel, give you a feel of material science। फिर धीरे धीरे इन सब की जब कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको फील आएगा अच्छा ऐसे होता है, ये रीजन है। यस डेफिनेटली गाइस, अनमैचेबल द सब्जेक्ट, द कंटेंट हियर यू आर गोइंग टू गेट इज अनमैचेबल। चलिए चलिए गाइस, अब देखते हैं A to R रेशियो फॉर एफसीसी एलिमेंट्स। थर्ड इज एफसीसी एलिमेंट्स, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एक बार फिर से यूनिट सेल बनेगी गाइस। तो आपको अगर ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट है तो मैं आपको एनिमेशंस भी दिखाऊंगा, बट जैसा कि मैंने आपको बोला दीज आर लाइक जस्ट डेमो लेक्चर। सो इन बिटवीन जैसे ही हम थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करेंगे आफ्टर दिस लेक्चर, तो फिर एक एनिमेशन वाला लेक्चर होगा जिसमें जितना भी मैंने फर्स्ट से लेकर थर्ड तक पढ़ाया उन सब की एनिमेशन दिखेंगी। तो उससे होगा कि आपको क्लियर होगा अच्छा ऐसे एटम्स प्लेस होते हैं, बीसीसी ऐसा दिखता है, एफसीसी ऐसा दिखता है, एचसीपी ऐसा दिखता है। तो आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर फील कराते हुए चलेंगे। ठीक है गाइस, एंड होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट। तो डियर एफसीसी की बात करें तो 8 कॉर्नर एटम और हर फेस पर एक फेस सेंटर एटम। डियर बिना मटेरियल साइंस के ना आप इंजीनियर ही नहीं हो, सही बात बता रहा हूं ना। बिना मटेरियल साइंस पढ़े आप अधूरे इंजीनियर हो। तो हर कॉर्नर पे एक एटम, और ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं जाता जहां मटेरियल साइंस नहीं पूछी जाए। इस बात को माइंड करना, मटेरियल साइंस को प्रोडक्शन के साथ जोड़ के नहीं देखा जाता है। मटेरियल साइंस इज कंसीडर्ड टू बी कि तो आपको आनी चाहिए। स्टडी ऑफ मटेरियल से स्टडी ऑफ योरसेल्फ। हेटिंग मटेरियल साइंस इज हेटिंग योरसेल्फ। Yes dear, everything, every answer of production is hidden in the material science। चलिए guys, तो 8 कॉर्नर एटम, 6 फेस सेंटर एटम। तो अगर ऐसा है, इसमें अगर आप फील करना चाहते हो कि क्या दिखेगा कैसा, तो बहुत आसान है इसमें दिखना। तो डियर आप ये समझो, जब तक ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था वहीं से दिखाना शुरू करूंगा। तो पहले वही थे भाई, ऐसे एक एटम था, ऐसे दूसरा एटम था, ऐसे तीसरा एटम था और ऐसे चौथा एटम था। पर अब हुआ ये कि इस फेस पे एक एटम आ गया इन चारों के बीच में, इन चारों को जुदा कर दिया उसने। अब जो एबीसीडी का सीन होगा ना डियर, वो ये होगा, बीच में आ गया एक एटम, उसने चारों को कर दिया अलग। जैसे बॉडी सेंटर ने 8 को अलग किया था ना, इसने चारों को अलग कर दिया। ये फेस सेंटर एटम है और इसने चारों के चारों एटम्स को दूर कर दिया एक दूसरे से, और खुद सबके कांटेक्ट में है। Like this। अब गाइस, अगर हमें कोई रिलेशन देखना है से A to R, तो हमें रिलेशन ऐसी चीज को पकड़ के देखना है जिसमें सारे एटम कांटेक्ट पे हो। अगर आप इस एटम को ले लें तो बीच का डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, तो हम लेते हैं ऐसे एक डायगोनल, क्योंकि इसमें देखो ये तीनों एटम कांटेक्ट में है। और इस डायगोनल की वैल्यू अगर आपको निकालनी तो बड़ा ही आसान है। ये A है, ये A है, तो व्हाट विल बी दिस √2A ऑब्वियसली। ये A है,
ये a है, तो ये कितना होगा √2 है। मैंने कहा फिर भी इसको अलग से निकाल लेते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। a b c d, दिस इज द केस विद सिंपल क्यूबिक, दिस इज द केस विद फेस सेंटर क्यूबिक। समझना आसान हो जाता है कि चीजें कैसे हो रही हैं। तो गाइस इसको अलग से निकाल लेते हैं AC पोर्शन को। तो जब आप AC पोर्शन को अलग से निकालोगे तो एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा। AC, this distance is √2a। ऑब्वियसली भैया ये a तो ये √2a। एंड गाइस ये आपको दिख ही रहा है r 2r और r, तो आप लिख दोगे 4r इज इक्वल टू √2a। तो a बराबर 2√2r, a to r ratio guys। And if you want me to tell related to examples, iron from 910 degrees Celsius to 1450 degrees Celsius is FCC structure. Here you know aluminium. Yes, aluminium is FCC. Face center cubic, silver, gold. There are many such examples. And guys, copper. Yes. And I will say that FCC elements are found to be strong and ductile। और जैसा कि मैंने कहा गाइस, इस चैप्टर में 6 से 8 घंटे मुझे बस यही बताने में लगने वाले हैं कि FCC स्ट्रॉन्ग और डक्टाइल क्यों होते हैं और BCC हार्ड ऑर्बिटल क्यों होते हैं। मतलब अब मैंने A to R से शुरू किया है, हर एक चीज को एक एक प्रॉपर्टी से जोड़ता चला जाऊंगा मैं। और गाइस जब सारी प्रॉपर्टीज आपको जुड़ती दिखेंगी, एग्जांपल दे रहा हूं, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो वो स्ट्रेंथ से जुड़ेंगे। नंबर ऑफ एटम ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, क्यों वो देखेंगे वहां पर। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा, इलास्टिसिटी ज्यादा, रिजिडिटी ज्यादा, एपीएफ ज्यादा, एपीएफ ज्यादा, एपीएफ ज्यादा, it means effect of following element कम, APF कम, effect of following element ज्यादा, APF कम, material is brittle, APF ज्यादा, material is ductile। So guys इस तरीके से, और ये तो अभी मैं बता रहा हूँ, इसको हम देखेंगे, रियलाइज कराऊंगा ऐसा क्यों है, वो हम एक एक प्रॉपर्टी को जब देखते जाएंगे तो रियलाइजेशन होता चला जाएगा। So guys this is something FCC elements, so copper, aluminium, silver, gold, iron in that range, ये सब जो है ये कैसे मटेरियल्स है FCC। एंड डेफिनेटली गाइस जैसा आपको पता है, आपको नोट्स शेयर किए जाएंगे तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स के साथ एनिमेशंस भी शेयर की जाएंगी, तो आप चाहे तो उनको देखने के साथ साथ उनके प्रिंट आउट भी निकलवा के रख सकते हैं, आपको हमेशा काम आएंगे। ठीक है भाई, तो सब कुछ मिलेगा गाइस, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, जब चीजें थोड़ी सी अच्छे लेवल पे करनी होती है टाइम जरूर लगता है, बट गाइस अभी बहुत समय है, आपके पेपर से पहले पहले आपको सब कंटेंट मिल जाएगा, उससे बहुत पहले सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज माय प्रॉमिस। तो उसकी आप चिंता मत करें, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट है, आप जुड़े हुए हैं मुझसे, मेजॉरिटी स्टूडेंट वैसे भी, फिर भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, या रेजिडेंस एकेडमी के कांटेक्ट पे भी अगर आप डाउट पूछेंगे तो मेरे तक पहुंच जाएगा, आई विल बी डायरेक्टली सॉल्विंग द आंसर विद यू, आई विल बी शेयरिंग। और आपको ये तो पता ही है, प्रीव्यू में हमने मेंशन किया था कि अगर जैसे 10-12 डाउट किसी मंथ में आ जाएंगे या इससे ज्यादा, तो हम उसका एक वीडियो बनाकर भी डाल देंगे, और मे भी अगर समय लगता है तो हम कभी लाइव भी हो सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। बट अभी तक ऐसे कोई डाउट्स देखने को मिले नहीं है, अभी तक तो लगता है फील जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी आपको, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं क्रिस्टल क्लियर वे में जाए क्लास में, बट फिर भी आपको जो भी डाउट होगा वी आर देयर टू हेल्प यू। ओके गाइस, सो देखते हैं आगे फिर।